नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक था कारक, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने कारकों के यहाँ पर 8 भेदों को पढ़ा था और सभी के उदाहरण भी हमने यहाँ पर पढ़े थे। देखिए, ये जो कारक टॉपिक होता है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, यानी कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ये बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता है। यानी कि इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, करण कारक की विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है और किस तरह से इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को समझने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर काफी टाइम से इस पूरे टॉपिक को आपको डिस्कस किया था और लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और साथ ही देखिए, मैंने आप लोगों से होमवर्क में कहा था कि घर पर जाकर कुछ और एग्जाम्पल्स इस तरह के आप लिख कर लाएंगे और साथ ही आप क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे और कोई भी दिक्कत अगर हो, कोई भी अगर परेशानी हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज अगर समझ ना आ रही हो तो उसे आकर नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा और उन्होंने समझा होगा तो शायद उनके कोई डाउट्स होंगे, तो आप क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपनी परेशानियां। और आज हम अपने हिंदी व्याकरण का ही एक नया टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर पढ़ेंगे। ये भी हमारे शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार हम समास से, संधि से नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, समासीकरण की जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, आपका दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये हम इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय भी क्या है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा भी क्या बनता है, नया शब्द बनता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आज इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टॉपिक लेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो अगला टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा प्रत्यय। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हिंदी व्याकरण हम जब भी पढ़ते हैं इसमें थोड़ा बहुत चीजें आपको नोट डाउन भी करनी होती हैं, लिखनी भी होती है, ताकि आप उनको अच्छे से घर पर समझ सके। बुक की जो अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर को तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन व्याकरण में आपको एक एक चीजें जो है अच्छे से समझनी होती हैं, तो उसको आप नोट डाउन अच्छे से करें प्रॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने, अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं, कुछ उदाहरणों को समझते हैं। तो जैसे आप देखिए, कुछ मैं यहाँ पर शब्द लिखूंगी और आपको उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ शब्दांश है। ठीक है, पहले कुछ शब्दांश मैं यहाँ पर लिखूंगी और फिर आपने उनको समझना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर शब्दांश, फिर यहाँ पर आपका एक मूल शब्द लिया जाएगा। ठीक है, और फिर उससे किस प्रकार से एक नवीन शब्द बनता है वो आप देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से उसका एक नवीन शब्द यानी कि नया शब्द बनता है वो आप देखेंगे। तो देखिए, शब्दांश है जैसे प्र, ठीक है, शब्दांश है जैसे आ, ठीक है, उप, ठीक है, अलंग, ये कुछ क्या है, शब्दांश। अब देखिए, इन्हें शब्दांश क्यों कहा हमने, इन्हें हमने शब्दांश क्यों कहा, क्योंकि ये हमारा कोई भी मूल शब्द नहीं है, ये हमारा कोई भी प्रॉपर शब्द नहीं है, ये केवल शब्द का एक अंश है, शब्द का एक भाग है, शब्द का केवल एक अंश है, एक पार्ट है, इसीलिए हमने इसे कहा शब्दांश। ठीक है, अब यहाँ पर हम मूल शब्द लेंगे और वो मूल शब्द हम एक जैसा लेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये है एक शब्दांश, यानी कि किसी भी शब्द का एक पार्ट। ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, नया शब्द बनाएंगे। अब आप देखिए, मूल शब्द, और ये मूल शब्द हम यहाँ पर एक ही लेंगे,
कार। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, ध्यान दीजिए क्या बनेगा। पर अगर हम मूल शब्द कार में अगर प्र जोड़ें तो नया शब्द क्या बनेगा, प्रकार। ठीक है, इसी तरह से आ में अगर हम जो है जो आ हमारा मूल शब्दांश है उसमें हम एक मूल शब्द कार जोड़ें तो क्या बनेगा, आकार। ठीक है, इसी तरह से अगला अगला कौन बताएगा क्या बनेगा हमारा अगला शब्द, अगला शब्द क्या बनेगा, अगला शब्द क्या बनेगा, उप। जो शब्दांश है उस पर हम कार अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उपकार। ठीक है, इसी तरह से अलंग शब्द है उसमें अगर हम कार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारे नए शब्द यहाँ पर बनकर आते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, ये हमारे नवीन शब्द यानी कि नए शब्द जो है बन रहे हैं। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है कि कुछ हमने शब्दांश लिए, शब्दांश क्या होते हैं यानी कि शब्दों के अंश, कुछ जैसे प्रकाश, प्रकार। ठीक है, तो हमने उसका केवल प्र लिया और उस पे हमने एक मूल शब्द जोड़ा कार। इसी तरह से हमने आ लिया, आ में हमने मूल शब्द जोड़ा कार। इसी तरह से हमने उप लिया और उप में हमने मूल शब्द जोड़ा कार। इसी तरह से हमने अलंग लिया और अलंग में हमने मूल शब्द जोड़ा कार, अलंकार। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये कुछ शब्द नए शब्द बने जैसे प्रकार, आकार, उपकार, अलंकार। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक ही तरह के मूल शब्द पर हमने अलग अलग तरह का क्या जोड़ा है, शब्दांश जोड़ा है। ठीक है, एक ही तरह का मूल शब्द था लेकिन जब हमने उस पे अलग अलग तरह के शब्दांश जोड़े तो हमने क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे नए शब्द आए। ठीक है, केवल कार शब्द हमारे पास था और उस पर हमने ये जो है कुछ शब्दांश जोड़े और उन शब्दांशों से हमें इतने सारे नए शब्द यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो यही ये जो उदाहरण है कि यहाँ पर शब्दों का जो मूल शब्द है वो एक ही है कार, और हमने विभिन्न प्रकार के शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया, नवीन शब्द का निर्माण किया, और यही क्या बनाता है आपका, यही क्या कहलाता है, उपसर्ग। ठीक है, तो अब देखिए इसको फिर से यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पर उपसर्ग किस तरह से होते हैं वो आपने जाना। और अब देखिए उपसर्गों में हमने क्या कहा कि मूल शब्द पर उसके पूर्व। ठीक है, हमने क्या समझा यहाँ पर, जो पहला उदाहरण था, नोट करेंगे ये सभी। ठीक है, इसको नोट करेंगे प्रॉपर। अभी मैं पूछूंगी आप सभी से कि कौन नोट कर रहा है कौन नहीं, जीआईसी सियालदे। ठीक है, तो हमने उपसर्ग से क्या जाना, हमने उपसर्ग को कैसे समझा, हमने समझा कि मूल शब्द। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कैसे समझा, हमने इसको समझा कि जो मूल शब्द था, मूल शब्द पर उसके पूर्व में, मूल शब्द के पूर्व में, ठीक है, पहले, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, मूल शब्द था हमारा कार। ठीक है, मूल शब्द क्या था, कार, और इसके पूर्व में मैंने क्या जोड़ा, प्र। इसके पूर्व में मैंने क्या जोड़ा, उप। इसके पूर्व में मैंने क्या जोड़ा, अलंग। इसके पूर्व में मैंने क्या जोड़ा, आ। ठीक है, तो इस तरह से मूल शब्द के पूर्व, पूर्व अर्थात पहले, पूर्व अर्थात पहले। ठीक है, तो जो मूल शब्द था हमारा कार, इसके पहले, इससे पहले, कार से ठीक पहले हमने प्र, उप, अलंग, आ जोड़ा, तो हमारे पास क्या हुआ, जो जोड़ने से मूल शब्द पर उसके पश्चात शब्दांश लगाने से दो स्वतंत्र शब्दों के योग से स्वतंत्र अर्थवान अक्षर जो है उसको यहाँ पर देखिए, केवल जो हम पहला है, ये बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि
मैं दोनों ही टॉपिक आपको एक साथ लेकर चल रही हूँ, यानी कि आपके उपसर्ग भी यहाँ पर साथ में चल रहे हैं और प्रत्यय भी। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पर अभी उपसर्ग को समझ रहे हैं। केवल पहली लाइन आप लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे मूल शब्द पर उसके पूर्व में शब्दांश जोड़ने से नया शब्द जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो हमारा पूर्व में शब्दांश जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अभी इन 3 पंक्तियों को नहीं लिखेंगे, केवल फर्स्ट को लिखेंगे। ठीक है, केवल पहली पंक्ति को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने उपसर्ग को जाना। और उपसर्ग के लिए देखिए आगे यहाँ पर क्या कहा गया है उसको समझते हैं कि शब्द की परिभाषा। देखिए जो शब्द है उसके लिए हमने यहाँ पर कहा पहले हमें शब्द को समझना होगा। ठीक है, तो शब्द भाषा की एक क्या है, स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है, भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है और भाषा की सार्थक इकाई भी है। सार्थक यानी कि जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि नया शब्द बना, प्रकार। ठीक है, तो आपको इसका मतलब पता है। आकार, आपको इसका मतलब पता है। अगर मैं कहूं अलंकार, तो आपको इसका अर्थ पता है। तो जिस जिस तरह से आपको अर्थ पता होता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक। सार्थक यानी कि अर्थ के साथ। ठीक है, जिसका प्रॉपर तरीके से अर्थ होता है, निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। तो नया शब्द हमारा बना और देखिए फिर उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जब नया शब्द हमारा बना तो हमने परिभाषा बनाई। कैसी परिभाषा बनाई हमने, जो शब्दांश, ये परिभाषा लिखेंगे उपसर्ग की, नोट करेंगे वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें एक तरह से नई विशेषता लेकर आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विशेषता ला देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर मूल शब्द था कार। अब देखिए बार बार वही एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अभी आपको केवल समझाना है यहाँ पर। और ये हमारा था मूल शब्द। ठीक है, ये हमारा क्या था, मूल शब्द था। और इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे रहा है। चारों शब्द जो हैं आपके सेम हैं, चारों शब्द आपके एक जैसे हैं। तो यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों चीज एक ही है। लेकिन अब यहाँ पर हमने अलग अलग तरह के शब्दांश जब जोड़े, अलग अलग तरह के शब्दांश जब जोड़े, तो क्या हमारा हुआ, हमारा अलग अलग तरह के शब्द बने और अलग अलग तरह का क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ बिल्कुल बदल गया शब्द का और शब्द में विशेषता आ गई। और इस तरह से क्या हुआ कि एक नए शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि हमने अलग अलग तरह के शब्दांश जोड़े। ठीक है, ये किसी शब्द के पूर्व में शब्द केवल कार था और हमने इतने सारे अलग अलग इसमें क्या जोड़े, शब्दांश जोड़े, तो क्या हो गया, उनका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। अगर प्रकार था तो वो देखिए प्रकार का अर्थ अलग होता है, उपकार का अर्थ अलग होता है, आकार का अर्थ अलग होता है, अलंकार का अर्थ अलग होता है। ठीक है, तो ये चारों के अर्थ जो है अपने अलग अलग हैं और इन चारों की अपनी अलग विशेषता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर आपको लिखवाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ अति। ठीक है, अति, तो हम यहाँ पर एक शब्द जो मूल शब्द लेंगे वो होगा अधिक। ठीक है, अति धन अधिक क्या बनेगा, ठीक है, अति और अधिक। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से नया शब्द यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने परिभाषा जानी और परिभाषा में आप यही एक केवल उदाहरण भी इसी को लिखेंगे, एग्जाम्पल भी इसी को लिखेंगे। यानी कि ये परिभाषा लिखिए और उसके बाद आप ये लिखिए आपका उदाहरण के तौर पर। इसके ऊपर लिखेंगे शब्द और इसके ऊपर लिखेंगे आप शब्दांश, इसके ऊपर लिखेंगे आप शब्दांश। ठीक है, तो ये शब्दांश है, ये मूल शब्द है
और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, नई नई विशेषताएं लेकर आ रहा है, नई नई नया नया शब्द जो है बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये आपकी परिभाषा और ये आपके एग्जाम्पल, इनको आप बिल्कुल इसी तरह से नोट करेंगे। सबने अपनी कॉपी में नोट कर लिया? ये नोट कर लिया सबने? तो ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल, जैसे सु, सु पे हमने क्या किया, सु आपका शब्दांश है और पुत्र आपका मूल शब्द है। देखिए ये कुछ और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इन्हें भी, ये कुछ और एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लगाया है सु, ठीक है, और मूल शब्द है पुत्र, तो क्या बन गया हमारा, सुपुत्र। इसी तरह से नी में हमने जो हार शब्द था, जैसे यहाँ पर दोबारा से देखिए, हार, हार और हार, ठीक है। अब देखिए एक जो उपसर्ग होता है वो कितने तरह से नए शब्द बनाता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, मूल शब्द है। ये क्या है, हमारा मूल शब्द है। और इस मूल शब्द में हमने अलग अलग तरह के क्या जोड़े हैं, शब्दांश। क्या जोड़े हैं, शब्दांश। और जैसे आप देखिए नी, इसमें जैसे आप देख सकते हैं वी, यहाँ आप देख सकते हैं उप, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्र, यहाँ आप देख सकते हैं आ, और यहाँ आप देख सकते हैं फिर से अगर हम एक और लिखें संग, तो देखिए कितने सारे नए शब्द बन रहे हैं, निहार, विहार, उपहार, प्रहार, आहार, संहार, ठीक है। तो इतने सारे नए शब्द हमारे यहाँ पर बन रहे हैं और ये सब क्या है, शब्दांश है, और ये सब क्या है, मूल शब्द है। और यही शब्दांश हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसके अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए जैसे आपको हार शब्द जो है, हार का मतलब आपको पता है कि एक गहना होता है जो गले में पहना जाता है, पता है ना आप सभी को। हार किसे कहते हैं, एक गहना होता है जो गले में पहना जाता है, और एक हार होती है जो कोई इंसान, जैसे कोई जीतता है तो कोई हार जाता है, पता है ना, कोई जीतता है कोई हार जाता है। यहाँ पर तो केवल इसके दो ही अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने इसमें इतने सारे जो है अलग अलग तरह के उपसर्ग जोड़े, तो देखिए कितने सारे नए शब्द बने, संहार, आहार, प्रहार, उपहार, विहार, निहार, ठीक है। तो देखिए इतने सारे नए शब्द हमारे बन गए हैं। तो इसी को हम कहते हैं उपसर्ग, जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है, या एक तरह से नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। ठीक है, क्या करता है, उस एक नए शब्द का निर्माण करता है, नया शब्द निर्मित हो रहा है। देखिए हार में हमने उप लगाया तो उपहार हो गया, नया शब्द बन गया। हार में हमने वी लगाया तो विहार हो गया, हार में हमने प्र लगाया तो प्रहार हो गया, हार में हमने आ लगाया तो आहार हो गया, हार में हमने संग लगाया तो संहार हो गया। ठीक है, तो इतने सारे नए शब्द हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है, नया शब्द बनाते हैं। जिस तरह से समास हमारा नया शब्द बनाता है, आपका उपसर्ग भी क्या करता है, नया शब्द बनाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया अभी तक, उपसर्ग की परिभाषा क्लियर हो गई। अब यहाँ पे समझ आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो पढ़कर कोई फायदा नहीं कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ और आप केवल सुन रहे हैं बैठकर। देखिए आपको याद भी तो होना चाहिए, समझ भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर केवल और केवल परिभाषा को स्पष्ट किया है, यानी कि उपसर्ग किसे कहते हैं ये हमने क्लियर किया। हमने कहा कि जो शब्द किसी मूल शब्द के
पूर्व में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है अथवा उस शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश फिर से सुन लीजिए, जो शब्दांश किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है अथवा उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है या उसमें विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पर भी मैंने देखिए अलग अलग तरह के आपको उपसर्गों के द्वारा नए नए शब्द यहाँ पर बनाकर दिखा दिए। तो जैसे यहाँ पर एक ही शब्द से कितने आपके 6 शब्द यहाँ पर बन गए हैं। एक मूल शब्द था और उसमें 6 अलग अलग तरह के उपसर्ग हमने जोड़े। उपसर्ग यानी कि जो आपके पहले लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। किसको पता था कि उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं? देखिए, प्रीफिक्स क्यों कहते हैं? प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगने वाला। ठीक है, जो पहले लगने वाला, किसी भी शब्द के पूर्व में लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पे हम उपसर्गों के जो कुछ प्रकार हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप आगे हेडिंग डालेंगे, नोट करेंगे, उपसर्गों के प्रकार। ठीक है, इसको लिखेंगे उपसर्गों के या उपसर्गों के प्रकार। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे उपसर्गों के प्रकार। अब देखिए उपसर्गों के प्रकार, तो उपसर्ग जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उपसर्ग हैं और केवल एक शब्द पर हमने 6 उपसर्ग लगाए थे, एक शब्द पर हमने 4 से 5 उपसर्ग लगाए थे, तो उससे हमने बहुत सारे नए शब्द बनाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे उपसर्ग होते हैं और उन सब उपसर्गों को हमने यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। ठीक है, उपसर्गों को हमने यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। देखिए, तो आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा में, क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा में निम्न प्रकार के उपसर्गों, हिंदी भाषा में निम्न प्रकार के उपसर्ग या उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग भी केवल लिख सकते हैं, उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से उपसर्ग हैं एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले आपके संस्कृत के उपसर्ग के, नोट करेंगे इसको पहले क्योंकि ये आपने आज यहाँ पे नोट ही करना है और आगे आपको फिर इसके बाद पूरी सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवाऊंगी कि क्या होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तीसरा है आपका उर्दू फारसी के उपसर्ग। ठीक है, उर्दू फारसी के उपसर्ग और उसके बाद है आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग
अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग यानी कि क्या होते हैं? प्रीफिक्स, जो कि किसी भी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ को, या तो उसके अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं और या फिर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उपसर्गों के प्रकार। तो नोट किया आप सभी ने? उपसर्गों के प्रकार नोट कर रहे हैं आप? मैंने कहा जब मैं यहाँ पर लिख रही होती हूँ तब आप साथ के साथ नोट करें और जब मैं एक्सप्लेन करूं तब आप सुने। हिंदी भाषा में निम्न प्रकार के उपसर्गों का उपसर्ग जो है प्रयोग किए जाते हैं। कुछ संस्कृत के उपसर्ग, कुछ हिंदी के उपसर्ग, कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, यानी कि जो हमारा ये टॉपिक है संस्कृत के उपसर्ग, इसको हम लेंगे और आप यहाँ पर अपना जो कॉपी में हेडिंग डालेंगे संस्कृत के उपसर्ग, पहली हेडिंग आप डालेंगे संस्कृत के, नोट करेंगे सभी के उपसर्ग। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग, तो यहाँ पर मैं कुछ आपके यहाँ पर उपसर्ग लिखूंगी और उसका अर्थ आप वहां फिर अर्थ लिखूंगी और उसके बाद क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगी कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, तो ये है आपका उपसर्ग और फिर उसका अर्थ। ठीक है, और आपका उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग है आपका अति। ये कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, अति का क्या अर्थ होता है? अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अति का क्या अर्थ होता है? अधिक। इसी तरह से अनु, अनु का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा अनु का अर्थ? पीछे, समान। ठीक है, या आपका क्रम भी हो सकता है। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी आगे। अगला है आपका अभी। ठीक है, अभी का क्या अर्थ होता है? सामने, निकट। ठीक है, इसी तरह से अप, अप का अर्थ होता है बुरा, हीन या लघु। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या है उपसर्ग, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो मैंने आपको बताए और उनके अर्थ भी मैंने आपके लिए यहाँ पर सामने लिख दिए हैं कि अर्थ उनके क्या हैं। और अब उनके उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगी, क्या क्या एग्जाम्पल उनके होते हैं, कैसे कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अति, अति शब्द के लिए हम कैसे करते हैं? अतिशय ना होगा ना अपने शब्द। अति का अर्थ होता है अधिक, अतिशय, अति प्रिय, अति प्रिय। ठीक है, या आपका होता है अत्यंत। ठीक है, या और भी बहुत सारे आपके शब्द होते हैं जो अति आपके उपसर्ग के द्वारा बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनु आपका एक शब्द है और उसके देखिए क्या क्या उदाहरण आपके हो सकते हैं, जैसे अनुज।
ठीक है। आपने देखा होगा अनुज, अनुज का क्या अर्थ होता है? अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई या जो छोटा होता है। ठीक है, इसी तरह से अनुरूप, अनुरूप यानी कि उसी के समान, कहते हैं ना ये बिल्कुल उसी के अनुरूप है, समान। ठीक है, इसी तरह से अनुशासन, तो क्या होगा? अभी शब्द का अभिमान, ठीक है, या अभिशाप, या अभियान। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं उनसे हम किस तरह से नए नए शब्द बनाते हैं। देखिए उपसर्ग आप देखेंगे यहाँ पे अतिशय, अति प्रिय, अत्यंत। ठीक है, बहुत सारे और भी शब्द होते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अनुज, अनुरूप, अनुशासन। ठीक है, और अनुचर, अनुचर भी कह सकते हैं यानी कि जो क्या कर रहा हो, दूसरों का अनुसरण कर रहा हो। ठीक है, अनुसरण भी हो सकता है, अनुशासन भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द हैं। इसी तरह से देखिए अभी, अभी का अभिमान, अभिशाप, अभियान। इसी तरह से अप का अर्थ होता है बुरा। तो ठीक है, कितने सारे शब्द बनेंगे देखिए इससे, अपमान। ठीक है, इसी तरह से अप यश। ठीक है, अपकार। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे नए शब्द हम बनाते हैं इन उपसर्गों का प्रयोग करके। ठीक है, उपसर्गों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, बहुत सारे नए शब्द बना सकते हैं। और शब्द के आप देखिए हमने अति शब्द का यहाँ पर अधिक अर्थ हमने निकाला था, और देखिए यहाँ पर कितने सारे शब्द इससे बने, अतिशय, अति प्रिय, अत्यंत। ठीक है, और इसी तरह से जैसे मैंने बताया अनुज, अनुरूप, अनुशासन, अनुसरण, अनुकरण। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग आपके शब्द बनते हैं। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्गों के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको बताए, और उसके बाद देखिए आप में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द आपके उपसर्ग हैं संस्कृत के। तो कुछ उपसर्गों को मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूंगी और उससे आप क्या करेंगे, शब्द बनाकर लाएंगे घर से। ठीक है, तो जैसे अब, ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द दूंगी जिससे आप नए शब्द बनाकर लाएंगे। प्रति, ठीक है, और आपका परा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका अर्थ मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। जैसे मैंने कहा अव, ठीक है, अव का अर्थ होता है नीचे या आपका बुरा। ठीक है, प्रति, प्रति जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, सामने या विपरीत। ठीक है, विपरीत का क्या अर्थ होता है, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, इस तरह से परा, परा शब्द का क्या अर्थ होता है, ये सब नोट कर लीजिए आप, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए आप। परा शब्द का अर्थ होता है उल्टा, और दुर शब्द का अर्थ होता है बुरा या कठिन। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए और उसके बाद आप शब्द यहाँ पर बनाकर लाएंगे, यानी कि उदाहरण आप लिखकर लाएंगे, और उदाहरण यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि कुछ शब्द हैं
जिनसे आपने क्या करना है, यहाँ पर नए शब्द जो है बनाकर लाने हैं। जिस तरह से, तो जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा, देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक आज समझ आया है या नहीं आया है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी कर पाते हैं, लिख पाते हैं जिस तरह से हमने पिछला पढ़ाया उसके हिसाब से, तो आप समझो कि आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ आई हैं। और अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ भी अच्छे से नहीं समझा है। तो कोई भी डाउट होता है उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।